रहीम टॉपिक इज फ्रोजन शोल्डर एंड फ्रोजन शोल्डर का जो कि दूसरा नाम है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। मेडिकल टर्म जो यूज़ करते हैं वो है एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है एडहेसिव कैप्सूल मतलब जो शोल्डर का कैप्सूल है उसकी एडहीजन हो जाती है, जिसकी वजह से शोल्डर जो है वो आम जो नॉर्मल उसकी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, इसमें जो एज मैटर करते हैं वो मीन टू से कि जो एज की पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्टेड होती है फ्रोजन शोल्डर में वो 40 to 60 होती है। ठीक है, और ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है मेल्स के बनिस्बत। और इसकी 4 स्टेजेस हैं। जैसे किताबों में थ्योरेटिकली लिखा गया है 4 स्टेजेस हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो उसमें क्योंकि इनिशियल स्टेज जो है उसमें पेशेंट हमारे पास नहीं आता, तो प्रैक्टिकली जो 3 स्टेजेस ही काउंट होती हैं, जिसमें फ्रीजिंग आ जाती है, फ्रोजन आ जाती है और थॉइंग आ जाती है। फ्रीजिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं पेन डोमिनेट होती है और फ्रोजन स्टिफनेस डोमिनेट फेज है और थॉइंग जो है रिकवरी फेज है। इसमें 2 तरह की टाइप्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट है जिसको एक एक करके मैं सारा आपको आगे बयान करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। स्टेजेस, इसमें 4 स्टेजेस जैसा मैंने आपको बताया है। इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ पेन होता है कि आहिस्ता आहिस्ता से पेन स्टार्ट होना शुरू होती है शोल्डर में, जो कि मूवमेंट के साथ ज़्यादा होती है, रात को ज़्यादा होती है, मतलब पेशेंट को नींद में ख़राबी होती है, दर्द की वजह से नींद का टूट जाना। और लॉस ऑफ जो इसमें मूवमेंट लॉस होती है वो एक्सटर्नल रोटेशन होती है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 months का होता है, मीन टू से कि 3 माह तक ये रहती है। उसके बाद अगर तो इसका कोई हमने ट्रीटमेंट करवाया है तो ये ठीक हो जाएगी, नहीं तो ये फिर नेक्स्ट स्टेज में चले जाएगी, जो कि नेक्स्ट स्टेज है फ्रीजिंग, जिसमें पेन जो है परसिस्टेंट रहेगी, इंटेंस ज़्यादा उसकी सेवेरिटी बढ़ जाएगी और ये होगा कि वो कम नहीं होगी और वो बढ़ती रहेगी दिन भर। मतलब पहले जैसे इनिशियल स्टेज में बताया था कि मूवमेंट में पेन बढ़ेगी, लेकिन इसमें ये होगा कि सिर्फ जो रेस्ट में है ना उसमें भी पेन होगी। और दूसरा ये है कि इसमें जो मोशन है वो इन ऑल डायरेक्शन लिमिटेड हो जाएगी। और इसका जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन इस बिना पे है कि ये कितनी देर तक रहता है, या इस ड्यूरेशन के बाद जो है नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर किसी पेशेंट को कोई चोट या मोच वगैरह आए तो उसके लिए आइसिंग का हम मशवरा देते हैं। तो आइसिंग भी हम कहते हैं कि 24 to 48 आवर्स के अंदर आइसिंग करनी चाहिए, उसके बाद हम उसको हीटिंग करते हैं। इसी तरह इन स्टेजेस का भी है कि 3 month तक जो पेन रहेगी शोल्डर में उसको हम इनिशियल स्टेज में रखते हैं। और अगर 3 month के बाद उसमें पेन भी है, उसकी मूवमेंट भी लिमिटेड है, तो उसको हम फ्रीजिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें ये होता है कि अगर कोई पेशेंट कहता है कि जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन फ्रीजिंग स्टेज जो कि सेकेंड फेज है, स्टेज या फेज जो कि सेकेंड फेज है, उसमें अगर इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगाया जाए जो कि स्टीरॉयड होता है या स्टीरॉयल वाटर होता है, उसकी वजह से भी हम फ्रीजिंग स्टेज में कोई मूवमेंट हम हासिल नहीं कर सकते, ना उसमें पेन को मैनेज कर सकते हैं, ना हम उसमें जो लिमिटेड मोशंस हैं उसको हम रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज आती है फ्रोजन, जिसमें पेन ओनली विद मोशन, मीन टू से कि पहले जैसा कि फर्स्ट स्टेज में था आहिस्ता आहिस्ता, मतलब सुबह बंदा नींद से उठा है तो आहिस्ता से पेन स्टार्ट हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, अगर वो मूवमेंट करता तो ज्यादा पेन होती है। उसके बाद फ्रीजिंग में आ गया जिसमें पेन रेस्ट में भी है, अगर कोई हरकत भी ना करे तो फिर दर्द होती है। और फ्रोजन में ये है कि वो जब रेस्ट में है तब पेन नहीं है, लेकिन जब वो कोई मूवमेंट करने की कोशिश करता है, अबडक्शन अडक्शन या कोई भी शोल्डर पे जो मूवमेंट्स होती हैं वो करने की कोशिश करता है, तो उसको पेन फील होती है। और इसमें ये होता है कि इसमें ग्लिनोहिमरल और सब्स्टिट्यूट मोशंस ऑफ स्कैपुला, जैसा कि ग्लिनोहिमरल जॉइंट के आपको मूवमेंट्स पता है, अबडक्शन भी ग्लिनोहिमरल जॉइंट पे होती हैं। और सिर्फ ग्लिनोहिमरल जॉइंट ही नहीं इन्वॉल्व होता है शोल्डर में, शोल्डर में बहुत सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको शोल्डर गर्डर कहते हैं। अगर इसकी इनॉटमी आपको मैं समझाने जाऊँ तो इनॉटमी इसकी बहुत ज़्यादा है, वो एक जॉइंट नहीं है, इसमें क्लेविकल बोन भी इन्वॉल्व है, इसमें स्कैपुला भी इन्वॉल्व है, ठीक है, इसमें ह्यूमरस बोन भी इन्वॉल्व है। उसके साथ इसमें स्टर्नम बोन भी इन्वॉल्व है इसकी मूवमेंट में। अगर स्टर्नम और क्लेविकल का जॉइंट है, अगर उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, उसकी वजह से भी हमें शोल्डर की मूवमेंट में कोई मसला आ सकता है या कोई पेन हो सकती है।
तो इसलिए सिर्फ अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है तो उसको शोल्डर पेन है तो सिर्फ उसका जो ह्यूमरस और स्कैपुला का जॉइंट है सिर्फ उसको नहीं देखना, उसके इर्द गिर्द कोराकॉइड प्रोसेस या क्लेविकल है या स्टर्नम है, उस पूरे गिर्डल को मतलब पूरे एक जॉइंट को देखना है जिसमें सारी जॉइंट आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने नोट कर लेनी है। दूसरा, फ्रोजन स्टेज में जब जाता है फ्रोजन शोल्डर तो उसमें एट्रोफी आ जाती है, मसलन मसल मास मिसाल के तौर पर डेल्टॉइड का या रोटेटर कफ का जो मसल मास है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। वो क्यों कम होना शुरू हो जाता है? जब हम किसी भी मसल को 48 to 70 आवर्स कोई भी मूवमेंट ना दें, मतलब उसको मोशन में ना रखें, इमोबिलाइज रखें। जैसे कि आप कह रहे हैं प्लास्टर लगता है, पीओपी लगता है किसी फ्रैक्चर के बाद, तो वो लगता है 6 वीक्स के लिए। ठीक है, जब 6 वीक्स के बाद पीओपी खोला जाता है तो आप वहां पे देखेंगे कि उसका उस हिस्से का जो मसल मास है वो कम हो चुका होता है। इसी तरह क्योंकि जो इसकी सेकेंड स्टेज है 3 to 9 मंथ की है, 3 to 9 वीक नहीं है, 3 to 9 मंथ है, तो इसलिए थर्ड स्टेज में इसकी एट्रोफी लाजमी हो सकती है, क्योंकि पेन की वजह से पेशेंट शोल्डर को वर्क नहीं करता, मूव नहीं करता, कोई भी काम नहीं उससे लेता। ठीक है, उसको रोकी रखता है, जिस इमोबिलाइजेशन की वजह से वहां पे एट्रोफी हो सकती है। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 9 to 15 मंथ है। ठीक है, फोर्थ स्टेज आती है थॉइंग स्टेज, जो कि कहलाती है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फ्रोजन शोल्डर है विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है, वो 1 to 1.5 ईयर्स ड्यूरेशन जो है उसमें खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ठीक है, उसमें आपको ना कोई इंजेक्शन की जरूरत है, ठीक है, ना आपको उसमें कोई फिजियोथेरेपी की जरूरत है। कुछ स्टडीज ये कहती हैं और कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि ये सब झूठ है कि बगैर कुछ किए आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाए। लेकिन जो स्टडी ये कहती है कि बगैर कुछ ट्रीटमेंट के फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है 1 से 1.5 साल के टाइम में, उसमें वो ये भी कहते हैं कि वो दोबारा अपनी नॉर्मल रोम्स जो है वो रीगेन नहीं कर सकता। मतलब मिसाल के तौर पर जैसे हमारी जो आम ROMs हैं, अगर अडक्शन हम देखें, अबडक्शन देखें तो वो हमारी 180 तक, और अगर हम एक्सटर्नल रोटेशन देखें उनकी डिफरेंट डिग्रीज हैं, तो वो डिग्रीज जिस नॉर्मल डिग्री है वो दोबारा रीगेन नहीं कर सकता। तो थाइंग में ये हम कहते हैं कि उसमें पेन कम हो जाती है। ठीक है, उसमें साइनोवाइटिस नहीं होता। साइनोवाइटिस मतलब साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है, जो कैप्सूल है, उसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाती है। लेकिन थाइंग स्टेज में ये होता है कि जो उसके इर्द गिर्द एडहेजन्स हैं वो ज्यादा हो जाती हैं। एडहेजन काफी कह लें कि रिस्ट्रिक्शन सिग्निफिकेंट एडहेजन्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो जो कैप्सूल है उसके अंदर जो मूवमेंट है स्कैपुला उसके ह्यूमरस के हेड की वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, मोशन में ग्रेजुअली इंप्रूव। ड्यूरेशन जो है 15 to 24 मंथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 साल के जो वक्फा है उसमें ये है कि ये दोबारा ठीक हो सकता है। लेकिन इतना टाइम कोई कह लें कि कोई वेट नहीं करता कि हम दर्द बर्दाश्त करते रहें और ये खुद ही ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई वो उसके लिए बंदा पेशेंट जो है वो हल करता है, या उसके लिए मेडिकेशन इस्तेमाल करता है, या कुछ ना कुछ उसके लिए करता है। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ट्रीटमेंट इसका क्या क्या देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स। फ्रोजन शोल्डर की टाइप, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप। इसमें टाइप का कोई कह लो कि कोई पॉइंट इतना नहीं है मखसूस के ये टाइप्स ही हैं। टाइप इस बिना पे की है कि कुछ होता है कि फ्रोजन शोल्डर एक पेशेंट को हुआ है, उसमें ना उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई चोट लगी है उसको। ठीक है, एक्टिव लाइफस्टाइल था उसको और उसका कंधा जो है जाम हो गया। इसको हम लेते हैं प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर में, जिसका कोई कॉज ना हो। ठीक है, इडियोपैथिक है ये। ठीक है, और किसी दूसरी बीमारी की वजह से ना हो तो इसको कहते हैं हम प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर। कोई दूसरी भी बीमारी हो जो किसी दूसरी बीमारी की वजह से बन रही है, वजह कोई दूसरी बीमारी बन रही है, तो उसको हम सेकेंडरी में ही लेते हैं। जैसे हम सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर की बात करें तो उसमें डायबिटीज आ जाती है। ठीक है, हाइपरटेंशन आ जाती है, या ट्रॉमा जो कि चेस्ट पे हो, चेस्ट पे कोई चोट लगी है, या नेक पे चोट लगी है, या शोल्डर पे डायरेक्ट कोई हिट हुआ है, तो इसकी वजह से इमोबिलाइजेशन होती है। इमोबिलाइजेशन की वजह से फिर फ्रोजन शोल्डर होता है। ठीक है, टाइप्स की बात होगी प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में जैसा बताया कि कोई कॉज नहीं होती।
ठीक है, एक्टिव लाइफस्टाइल। और सेकेंडरी में जैसे कि आपके सामने कोई भी कॉज हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपरटेंशन या ट्रॉमा। नेक्स्ट चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। साइन एंड सिम्टम्स वो आपको स्टेजेस, जब आपने एक दफ़ा स्टेजेस उसकी देख ली, फेजेस उसके देख लिए, हर फेज के हिसाब से उसकी कह लें कि साइन एंड सिम्टम्स अलग होते हैं। अगर तो वो इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट जैसा कि मैंने बताया कि इनिशियल स्टेज में पेशेंट हमारे पास नहीं आता। इनिशियल स्टेज में वो जाता है किसी भी जेपी के पास, किसी ऑर्थोपेडिक के पास, वो पेन किलर यूज करता है, ठीक है, वो हैवी डोज यूज करता है पेन किलर्स की या इंजेक्शन लगवाता है ताकि उसकी पेन मैनेज हो। लेकिन उसको पीछे उसके पेन का वजह नहीं पता, पेन किस वजह से हो रही है, ठीक है, उसको वजह नहीं पता, तो उस वजह के ट्रीटमेंट की तरफ वो जाता नहीं है, तो इसलिए वो सिर्फ मेडिकेशन पे रहता है। इसलिए जिसमें साइन एंड सिम्टम्स में अगर आपको आपके पास पेशेंट आता है तो उसका आप डायग्नोज करते हैं, तो डायग्नोज उसके साइन एंड सिम्टम्स पे ही करेंगे, साइन एंड सिम्टम्स पे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन एंड सिम्टम्स। दूसरी बात, एक और बात आपको यहाँ पे बताता चलूं, जो फ्रोजन शोल्डर है वो खुद ही डायग्नोज हो सकता है। जो उसकी कह लो कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है ना, उसने बताया है कि उसको पेन जो है रात को होती है, दर्द होती है मूवमेंट के साथ, ठीक है, कपड़े बदलते हुए उसको एक जो मेन पॉइंट है कि ओवरहेड एक्सरसाइज जो भी है, ओवरहेड मूवमेंट। जी जी, क्या चीज? चलें ठीक, सॉरी। ठीक है, कोई और तो नहीं है? एक मुझे आया था अभी रिक्वेस्ट। कोई और तो नहीं है? एक रिक्वेस्ट थी वो मैंने एक्सेप्ट कर दी है। और कोई है? चलें ठीक है। जगह सॉरी, साइन एंड सिम्टम्स पे थे हम। साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रहा था कि साइन एंड सिम्टम्स से ही फिजियोथेरेपिस्ट जो है ना, वो किसी भी अपने जो उसकी डिजीज़ है या जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोज कर सकता है। कोई भी हम कह लेंगे हमारे लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, ठीक है, जो हम ब्लड टेस्ट करवा के हम पेशेंट को कहेंगे ये ब्लड टेस्ट करवा के आए और हमें फिर वहाँ से पता चलेगा कि फ्रोजन शोल्डर है, तो हमें सिर्फ साइन एंड सिम्टम्स पे ही गौर रखना पड़ेगा। तो साइन एंड सिम्टम्स में बात कर रहा था कि वन पॉइंट ये है कि ओवरहेड जो भी मूवमेंट होगी उसकी, ठीक है, उसमें उसको पेन होगी। जैसे आम रूटीन में अगर वो बताए आपको कि उसको कपड़े चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, शैम्पू करने में प्रॉब्लम हो रही है, पैंट की पिछली पॉकेट में हाथ डालने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कमर पे कोई कमर तक बाजू ले जाने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, इस तरह की वो आपको कंप्लेन करेगा, ठीक है। इस तरह की कंप्लेन जो है ये सीधा सीधा डायग्नोज जाता है फ्रोजन शोल्डर पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद उसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि अकेला हर शोल्डर की पेन जो है वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होती, ठीक है। उसके लिए कार्डिनल साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। कार्डिनल साइंस एंड सिम्टम्स मींस कि जब डिफरेंशियल डायग्नोस हम करने जाते हैं तो दो बीमारियों, दो प्रॉब्लम्स के कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो सेम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो सिर्फ फ्रोजन शोल्डर के हैं, रोटेटर कफ के नहीं है, क्योंकि रोटेटर कफ की सिंड्रोम भी हो सकता है, उसकी वजह से शोल्डर में पेन हो सकती है, या फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो फ्रोजन शोल्डर को हम डायग्नोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम देख लेते हैं कि क्या उसकी ओवरहेड जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, उसकी एक्सटर्नल रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, जो अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, ये पॉइंट है मेन जो कि फ्रोजन शोल्डर में रेस्ट्रिक्शन होती है लाजमी, एक्सटर्नल रोटेशन में और अबडक्शन में, ठीक है। इन दोनों मूवमेंट में पेन होती है पेशेंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्नोज की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया कि डायग्नोज
फिजिकल एग्जाम करेंगे और इमेजिंग करेंगे। फिजिकल एग्जाम में हम उसकी रोम चेक करेंगे, उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक करेंगे, उसकी फ्लेक्शन चेक करेंगे, शोल्डर पे एक्सटेंशन चेक करेंगे, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन चेक करेंगे, ठीक है, उसकी एडक्शन उसकी एबडक्शन चेक करेंगे। फिर पैसिव मोशन और एक्टिव मोशन, पेशेंट खुद कितनी मोशन कर सकता है, ठीक है, और पेशेंट जो डॉक्टर है या जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो उसके बाजू को कहाँ तक लेके जा सकता है। कुछ कई दफ़ा होता है कि वीकनेस की वजह से पेशेंट जो है वो अपना बाजू उठा नहीं सकता, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, असिस्ट करके उसकी बाजू को चेक कर लेता है कि क्या उसका जो कैप्सूल है उसको कहाँ तक जाने की इजाज़त देता है, कितनी की एडहीजन जो है वो कितनी के सवियर हैं, ठीक है, वो पैसिव मूवमेंट से हमें पता चल जाती है। दूसरा, पैसिव मूवमेंट से हमें ये भी पता चलता है, एंड फील हमें पता चलते हैं पैसिव मोशन से कि एंड फील कैसा है। एंड फील जैसे कि आपको बताता चलूँ 2 से 3 तरह के होते हैं, सॉफ्ट, फर्म और हार्ड। सॉफ्ट जो होता है वो होता है सॉफ्ट टिश्यू जैसे मसल्स के लिए, ठीक है, और फर्म हैंड फील होता है लिगामेंट की पैथोलॉजी। अगर कोई लिगामेंट हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मूवमेंट को तो वो हमें फर्म फील आएगा। अगर किसी फ्रैक्चर की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो वो हमें हार्ड फील, बोनी फील आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हार्ड फील की आपको एग्जांपल देता चलो, अगर आप अपनी एल्बो को एक्सटेंड करते हैं ना तो एक पॉइंट पे जाके वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होती, वो आपका हार्ड फील है। और दूसरी आपको सॉफ्ट फील की एग्जांपल देता चलूँ, आप उसी एल्बो को अगर हम फ्लेक्स करते हैं तो आप अगर उसको हम ज़्यादा फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो बाइसेप मसल का मास है वो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है और हमें वहाँ पे सॉफ्ट फील, नरम सा फील होता है कि कोई चीज़ इसको रोक रही है। तो इस तरह के कुछ एंड फील्स होते हैं जो हम पैसिव मोशन में चेक करते हैं कि आया वो क्या कहते हैं, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई लिगामेंट की इंजरी तो नहीं है, कोई मसल की इंजरी तो नहीं है। ये चीज़ हम इस पैसिव मोशन में चेक कर लेते हैं। दूसरा, हम उसकी वॉल्यूमीटर से उसकी रेंज ऑफ मोशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप वो आता है। नेक्स्ट इमेजिंग में हम जाएंगे। इमेजिंग में इसीलिए जाएंगे क्योंकि इमेजिंग में सॉफ्ट टिश्यू का कोई डैमेज है वो हम इमेजिंग में MRI के जरिए हासिल कर सकते हैं। एक्सरे हम इसलिए करवाएंगे कि एक्सरे में हम चेक करेंगे कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कि कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर तो नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे पेन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वहाँ पे पेन है। तो एक्सरे और MRI है जो वो सिर्फ फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोज या इमेज करने के लिए नहीं है, वो अदर कोई भी प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है या कोई सॉफ्ट टिश्यू की इन्फ्लेमेशन है, वो हम चेक करने के लिए हम MRI और एक्सरे करवाएंगे। नीचे जैसा कि नोट में लिखा है, फ्रोजन शोल्डर कैन यूजुअली बी डायग्नोज फ्रॉम साइन एंड सिम्टम्स अलोन। तो मैंने जैसे आपको साइन एंड सिम्टम्स में बताया कि हमें साइन एंड सिम्टम्स से ही पता चल जाता है कि फ्रोजन शोल्डर है या नहीं है, ठीक है, रोटेटर कफ की इंजरी है या फ्रोजन शोल्डर है, ये हमें साइन एंड सिम्टम्स से ही पता चल जाता है। ये डायग्नोज मज़ीद एक्सटेंड करने की या मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसके साइन एंड सिम्टम्स से ही पता लगा लेते हैं कि हाँ उसका ये फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है। नेक्स्ट, डायग्नोज के बाद हम जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट 2 तरह की होती है, एक जिसमें मेडिकेशन चलती है, ठीक है, मेडिकेशन, और एक होती है एक्सरसाइज जिसमें हम फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है, ठीक है। मेडिकेशन में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकता है, पेशेंट पेन किलर यूज़ कर सकता है, ठीक है, पेन किलर के अलावा मसल रिलैक्सेंट यूज़ कर सकता है। मसल रिलैक्सेंट और पेन किलर क्योंकि आमतौर पर हमारे जो आजकल के लोग हैं पॉपुलेशन मोस्टली पेन किलर्स पर लगी हुई है। हल्की सी कोई दर्द हुई है, आमतौर पर जो घरों में यूज़ होते हैं वो पैराडॉल की 2 गोलियाँ खाली, सर दर्द है, नज़ला जुकाम, ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों को अभी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस जो है वो हम लोगों ने ही देनी है कि पेन किलर का जो इस्तेमाल है ज़्यादा वो हमारे फ़ायदा उसका कम है, उसका नुकसान हमें ज़्यादा है, जो कि अभी तक लोगों को अवेयरनेस नहीं है। उसके बारे में हमें साथ साथ दिखाना चाहिए लोगों को। हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि पेशेंट को मेडिकेशन से ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल प्रेफर करें, तो एक्सरसाइज करें, अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल करें, मेडिकेशन ना खाएं। लेकिन जैसे कि हमारे फील्ड में बताया जाता है कि पहले पेन को मैनेज करो। कोई पेशेंट आपके पास आता है तो पेन मैनेज करो, तो पेन मैनेज करने के लिए 1-2 डोज हमें भी पेन किलर देनी पड़ती है। लेकिन फिर वही बताता चलूँ, मेडिकेशन मेडिसिन का उसको आदी ना बनाओ, उसको बताओ कि आपका जो मसला है वो एक्सरसाइज से ही हल होना है। मेडिसिन ने 24 घंटे 48 घंटे आपको सुकून देना है, उसके बाद दोबारा आपका मसला वही स्टार्ट हो जाना है। तो आपकी जो वीकनेस है या आपका जो खिंचाव है या आपका जो भी मसल्स का या जो जॉइंट का इशू है वो
लेके आओ। ठीक है, एक्सरसाइज प्लान आपको बताता हूँ, जैसे आपके सामने 3 फेजेस में लिखा हुआ है एक्सरसाइज प्लान। वो 3 फेजेस है इसलिए लिखा हुआ है, 3 फेजेस जो फ्रोजन शोल्डर के होते हैं, जिसमें फ्रीजिंग, फ्रोजन और थाइंग, उस फेजेस के हिसाब से एक्सरसाइज को हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको सिर्फ फेज 1 की एक्सरसाइज करवा देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता चलता, वो हमें हिस्ट्री प्रॉपर नहीं देता कि मुझे इस ड्यूरेशन से पेन हो रही है, इस टाइम से हो रही है। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, कलेक्टिवली तमाम एक्सरसाइज प्लान उसको दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक रहनुमाई के लिए मैंने अलग-अलग फेजेस में लिखा है कि फेज 1 जो फ्रीजिंग है उसमें हम पेंडुलम मोशन कराएंगे। ठीक है, और जैसा कि आपने क्लॉक के नीचे पेंडुलम देखा होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन। ठीक है, बाजू की जो इफेक्टेड है उस बाजू की फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन सिंपल। ठीक है, उसके बाद पैसिव मोबिलाइजेशन। पैसिव मोबिलाइजेशन के पेशेंट को आपने लिटाना है और पैसिव असिस्ट आपने उसको कहना है कि आपने अपना जो बाजू है उसको रिलैक्स छोड़ देना है और आपने उसकी सारी रेंज ऑफ मोशन पूरी करवानी है, जिसमें एडक्शन अबडक्शन आपने करवा देनी है, एक्सटर्नल रोटेशन पेन फ्री रेंज में रह के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पेन फ्री रेंज में रह के आपने मोबिलाइजेशन उसकी करवानी है, ताकि इमोबिलाइजेशन की वजह से वो ज्यादा एडहेजन्स की तरफ ना जाए। ठीक है, एट्रोफी की तरफ ना जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्टीरॉयड इंजेक्शन। स्टीरॉयड इंजेक्शन एक कह लो कि तसल्ली के लिए होता है पेशेंट की, कि उसको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, और स्टीरॉयड इंजेक्शन से ये होता है कि थोड़ा सा वहां पे जाके कह लो कि लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है, जिसमें हम फुल आरओएम्स करवा सकते हैं। स्टीरॉयड इंजेक्शन के देने के बाद हम फुल आरओएम्स करवा सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक है तो वहां पे उस पेशेंट को कोई पेन फील नहीं होती, तो हम एडहेजन्स को तो ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, फेज 2 था हमारा फ्रीजिंग के बाद फ्रोजन। उसमें हम कुछ एनाल्जेसिक दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को मूवमेंट में पेन हो रही है, कोई भी मोशन करने में पेन हो रही है, तो उसको हम थोड़ा सा एनाल्जेसिक दे देंगे ताकि वो थोड़ी सी बर्दाश्त कर सके और हमारे साथ एक्सरसाइज कर सके। और इसमें लाइट स्ट्रेचेस देने हैं हमने। पहले था पैसिव मोबिलाइजेशन, ठीक है, जिसमें सारा कुछ आपने खुद करवाना है। ठीक है, वो इसलिए आपने करवाना है ताकि हम एट्रोफी से बचा सकें और एडहेजन से बचा सकें। नेक्स्ट में आपने क्या करवाना है, लाइट से स्ट्रेचेस देने हैं, जिसमें आपने एक्सटर्नल रोटेशंस करवा देनी है। ठीक है, फ्लेक्शन करवानी है, इंटरनल रोटेशन करवानी है, और हाइड्रो डिस्टेंशन क्या है वो भी बताता चलूं कि सलाइन इज इंजेक्टेड इनटू द शोल्डर जॉइंट अंडर द प्रेशर। मतलब हम जो सलाइन वाटर, नॉर्मल सलाइन जो है वो इंजेक्ट करते हैं शोल्डर में। वो क्यों इंजेक्ट करते हैं, ताकि जैसा कि स्टीरॉयड इंजेक्शन ने काम करना है, इसी तरह स्टीरियल जो हमारा नॉर्मल सलाइन है, इसका भी लोकल एनेस्थेटिक का ही काम है। ये इंजेक्ट करने से ये होता है कि हम जो स्ट्रेचेस दे रहे हैं वो लाइट से थोड़ा अगर ज्यादा हो जाए तो पेशेंट पेन बर्दाश्त कर सके। ठीक है, फेज 3 में आ जाओ, जो रिकवरी फेज है, क्योंकि उसमें मूवमेंट जो है वो रिकवर हो रही होती है। ठीक है, इंप्रूव हो रही होती है, तो उसमें हमने स्ट्रेचेस से ज्यादा फोकस हमने स्ट्रेंथनिंग में करना है, ताकि पेशेंट की जो वीकनेस है, पेशेंट जो खुद मूवमेंट कर सके, उस चीज में हमने जाना है। और इसमें जो है वो विगरस एक्सरसाइज, मतलब ग्लाइड्स इसमें आप दे सकते हो। ठीक है, स्ट्रेचेस जितना आप करवा सकते हो, हार्ड करवा सकते हो, तो वो स्ट्रेच आपने करवाना है। ठीक है, ग्लाइड्स हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने कह लो वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करवाने स्टार्ट करनी है स्ट्रेंथनिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद नोट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी ट्रीटमेंट के बगैर 1 से 1.5 साल में जो है फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाता है। डिपेंड करता है उस पेशेंट पे जिसको फ्रोजन शोल्डर है, क्या वो 1.5 साल के अंदर कोई खुद एक्टिव लाइफस्टाइल है उसका। अगर तो फ्रोजन शोल्डर है, दूसरा उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो कोई भी सबूत ऐसा नहीं है कि उसका 1-1.5 साल में ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो ये ठीक ऐसे होगा कि 1-1.5 साल बाद उसकी पेन खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो हल्की फुल्की सी बस मोशन शोल्डर पे कर सकता है, जो आम मूवमेंट है शोल्डर पे, ठीक है, वो नहीं कर सकता वो। ठीक है, उसकी रीअकरेंस की तरफ चलें, अगर तो उसका एक्टिव लाइफस्टाइल है, ठीक है, और वो रिकवर हो गया है फ्रोजन शोल्डर से, उसको रीअकरेंस नहीं होगी, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मैंने इसको ज़्यादा मूवमेंट में रखना है, ज़्यादा हरकत में रखना है, तो हरकत में रखने से इसका क्या कहते हैं फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, तो वो फिर क्या करेगा, इसको हरकत में रखेगा, अपना एक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से दोबारा होने से बचा देगा। ठीक है,
डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ठीक है, उसमें रीअकरेंस के चांसेस कह लेंगे एक्टिव लाइफस्टाइल से 50% ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसका फ्रोजन शोल्डर होता है, हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, उसका रिकवर हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, डायबिटीज़ है, ठीक है, वो अपनी डाइट ठीक नहीं रखता, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज वॉक वगैरह ठीक नहीं रखता, ठीक है, वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल चलाता है, तो उसका फ्रोजन शोल्डर दोबारा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं अपनी स्लाइड का।